इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाई जाती है जिसके अंदर एक किम नाम का बहुत बड़ा ड्रग माफिया पिछले 7 सालों से अपनी सजा काट रहा था। लेकिन फाइनली 2 दिन बाद उसकी सजा पूरी होने वाली थी और वो जेल से छूटने वाला था। जिसके बाद हम मादो जुन नाम के एक और आदमी को देखते हैं जो बहुत खुश था, क्योंकि किम के पकड़े जाने के बाद ड्रग्स का पूरा कारोबार वही करता था, जिसमें उसकी खुद की वाइफ मीहो भी शामिल थी। और उसके लिए इससे भी ज्यादा और बड़ी खुशी की बात ये थी कि उसकी वाइफ की वजह से उसकी सेल 10 गुना तक बढ़ गई थी। दरअसल उसकी वाइफ ने एक नावी नाम के एआई प्रोग्राम की मदद से ड्रग्स की सेल को 10 गुना तक बढ़ाया था और इसकी वजह से पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ माजोदुन और मीहो का ही नाम चलता था। दूसरी तरफ हम एक चॉनसिक नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जिसका मकसद ड्रग्स को जड़ से खत्म करना था एंड उसी ने ही किम को भी पकड़कर सजा दिलवाई थी। खैर 2 दिन बाद किम जेल से बाहर आता है तो उसके आदमी उसको ये बताते हैं कि मादोजुन एक नए टाइप का ड्रग्स बेचकर पूरे मार्केट पर कब्जा कर चुका है और इसकी वजह से उसके ऊपर पैसों की खूब बारिश हो रही है। फिर ये सब सुनकर किम ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो मादोजुन से मिलकर उससे बात करना चाहता है, जिसके लिए वो मादोजुन के पास अपना एक आदमी भेजता है। लेकिन मादोजुन उससे मिलने से साफ साफ मना करके वहां से चला जाता है, क्योंकि फिलहाल उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, इसी वजह से वो किसी से भी नहीं मिलना चाहता था। फिर जैसे ही ये बात किम को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक टाइम पर पूरे शहर में सिर्फ उसका ही नाम चलता था और बड़े बड़े लोग उससे मिलने को तरसते थे। लेकिन मादोजुन एक लौता शख्स था जिसने किम से मिलने से साफ साफ मना कर दिया था। जिसके बाद किम उसी दिन मादोजुन से मिलने के लिए सीधा उसके ऑफिस में चला जाता है, जहां पर उसे मादोजुन और उसकी वाइफ मीहो मिलती है। जिनसे बात करते हुए किम ने उन दोनों के सामने एक ऑफर रखा। उसने उन लोगों से ये कहा कि जिस शहर में अब तुम्हारा नाम है, पहले उसी शहर में मेरा नाम हुआ करता था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो हम दोनों पूरे देश पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इस लाइन में सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन मादोजुन उसके मुंह पर साफ साफ मना करके उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है और साथ ही सिक्योरिटी को बुलाकर उसे अपने ऑफिस से भी जबरदस्ती बाहर निकलवा देता है। फिर अगले दिन चॉनसिक अपनी पूरी टीम के साथ मादोजुन के फैक्ट्री में रेड मारता है, जहां पर उसको ये पता चलता है कि यहाँ पर भारी मात्रा में ड्रग्स बनाया जा रहा था। उसने सभी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन मादोजुन के लोगों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया और कुछ देर बाद फिर मादोजुन भी आ जाता है और वो भी फिर चॉनसिक को मारने की कोशिश करता है। एंड फिर लगातार कुछ देर तक फाइट करने के बाद फाइनली मादोजुन पकड़ा गया और फिर चॉनसिक ने उसे भी जेल में बंद कर दिया। फिर उसी शाम हम एक जानवरों के डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम सैम था। उसकी टीम ने एक कुत्ते को पकड़ा हुआ था जिसका इलाज अब सैम को करना था। इधर मादोजुन को पकड़ने के बाद चॉनसिक एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर उसकी बेटी योंजो अपनी मॉम के साथ उसका काफी टाइम से वेट कर रही थी। दरअसल चॉनसिक का उसकी वाइफ सिने के साथ 2-3 साल पहले ही डिवोर्स हो गया था और उसकी बेटी भी उसी के पास रहती थी, इसलिए चॉनसिक को जब भी मौका मिलता था तो वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता था। चॉनसिक ने आज अपनी बेटी को गिफ्ट में वॉच दी जो कि लोकल थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को इस वॉच की सबसे खास बात बताते हुए उससे ये कहा कि तुम इससे मुझे वीडियो कॉल भी कर सकती हो। लेकिन उसकी बेटी को उसके दूसरे फादर ने पहले से ही इससे भी अच्छी वॉच गिफ्ट कर रखी थी और वो भी ओरिजिनल। इसी वजह से उसने उस वॉच को नहीं लिया, लेकिन उसने चॉनसिक से ये वादा किया कि वो इस वॉच से सिर्फ उसे ही वीडियो कॉल करेगी। फिर अगले दिन चॉनसिक जब रेडी होकर अपने ऑफिस जाता है तो वह न्यूज में देखता है कि एक हान नाम की लेडी उसी से रिलेटेड और थोड़ा उसके खिलाफ न्यूज बता रही थी, लेकिन वो चॉनसिक को बहुत पसंद करती थी। इसी वजह से उसने चॉनसिक से मिलकर उसको समझाया कि वो जानबूझकर उसके खिलाफ नहीं बोलती, बल्कि ये उसका काम है एंड उसे ऊपर से जो भी ऑर्डर मिलते हैं वो सिर्फ उन्हीं ऑर्डर को फॉलो करती है। बट चॉनसिक उसे भाव नहीं देता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि आज उसे अपनी बेटी के स्कूल में जाना था। एंड वहां पर पहुंचकर उसने सैम को देखा जो उसी की सीट पर बैठा हुआ था। फिर यहाँ हमें ये पता चलता है कि सिने का दूसरा हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि सैम है और ये दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ओंजो और सिने से ये दोनों ही बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए ये दोनों सीट के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि सीट पर ये लिखा था कि ये सीट ओंजो के पापा की है। फिर कुछ टाइम लड़ने के बाद फाइनली ये दोनों ही उस सीट पर बैठ गए और ओंजो का वेट करने लगे, क्योंकि ओंजो और सिने रास्ते में थे और ट्रैफिक में बुरी तरह फंसे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद चॉनसिक के पास फोन आता है और उसे ये पता चलता है कि मीहो ने सिने और ओंजो को किडनैप कर लिया है। मीहो ने चॉनसिक से बात करते हुए उससे ये कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ और बेटी सही सलामत चाहिए तो जल्द से जल्द मेरे पति को जेल से छुड़ाकर मेरे दिए हुए एड्रेस पर ले आओ, और अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ को जान से मार दूंगी। फिर ये बात चॉनसिक सैम को बताता है, जिसके बाद ये दोनों एक गाड़ी में बैठकर सिने को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बट रास्ते में चॉनसिक ने सैम से ये कहा कि सिने और ओंजो को बचाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सैम भी उन दोनों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने जाने से साफ साफ मना कर दिया। साथ ही उसने चॉनसिक को ये बताया कि सिने के पेट में उसका 3 महीने का बच्चा है, इसलिए उसे भी सिने को बचाने के लिए जाना ही होगा। इस बात पर चॉनसिक उसकी बात
मान जाता है। जिसके बाद वो लोग एक पार्किंग में जाते हैं जहाँ पर उन्हें सिने की गाड़ी दिखाई देती है। उसकी गाड़ी में एक डैश कैमरा लगा हुआ था जिसमें उसकी किडनैपिंग की सारी वीडियोस रिकॉर्ड हो गई थी, जिसे देखकर सैम और चॉनसिक को बहुत गुस्सा आता है। एंड उसी दौरान चॉनसिक के पास दोबारा से मीहो का कॉल आता है, लेकिन इस बार मीहो नहीं बल्कि सिने बात कर रही थी। फिर चॉनसिक सिने से बात करते हुए उसको भरोसा दिलाता है कि वो किसी भी कीमत पर सिने को बचा लेगा। तभी मीहो उससे फोन ले लेती है और वो चॉनसिक से ये कहती है कि अगर आज रात 9 बजे तक उसका पति उसे नहीं मिला तो वो सिने और ओंजो को जान से मार देगी। जिसके बाद चॉनसिक जल्दी से गाड़ी चलाकर सीधा एक पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है, जहां से कुछ ही देर में माधो जुन को एक हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया जाने वाला था। यहाँ चॉनसिक सैम के साथ मिलकर माधो जुन को छुड़ाने का एक प्लान बनाता है। उसने सैम से कहा कि जब मैं यहाँ से माधो जुन को अपनी गाड़ी में बैठाकर दूसरे जेल में ले जाऊंगा तो तुम रास्ते में एक दूसरी गाड़ी से मेरी गाड़ी में टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर देना। एंड उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर तुम माधो जुन को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाना। फिर पूरे 2 घंटे बाद चॉनसिक माधो जुन को अपनी गाड़ी में बैठाकर दूसरे जेल में ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसने अपने सामने एक दूसरी अजीब सी गाड़ी को देखा जिसमें सैम बैठा हुआ था, जिसे देखकर चॉनसिक को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने सैम से ये कहा था कि कोई ऐसी गाड़ी लेकर आना जो लोगों की नजरों में ना आए। लेकिन सैम अपने ही हॉस्पिटल की एक वैन उठा लाया जो लोगों की नजरों में इजीली आ जाती। खैर प्लानिंग के अकॉर्डिंग चॉनसिक ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और आगे बढ़ने लगा। वहीं सैम भी अपनी वैन को स्पीड में चलाकर चॉनसिक की तरफ जा रहा था, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया क्योंकि एंड मौके पर सैम ने अपनी गाड़ी को घुमा दिया और एक्सीडेंट होने से बच गया। लेकिन उसी दौरान एक और स्पीड से गाड़ी आई जो चॉनसिक की गाड़ी से टकरा गई, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पलट गई। एंड इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि किम था जो माधो जुन को मारने के इरादे से आया था। इधर मौका मिलते ही जल्दी से चॉनसिक ने माधो जुन को गाड़ी से निकाला और सैम की गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गया। फिर जैसे ही इस एक्सीडेंट की खबर सीनियर ऑफिसर चॉय को पता चली तो उसने सबसे पहले सीसीटीवी चेक किया, जिसमें उसने सैम और चॉनसिक को देखा। चॉनसिक सैम से गाड़ी की चाबी ले रहा था। साथ ही उसने किम को भी देखा जिसने चॉनसिक की गाड़ी में टक्कर मारी थी। ये सब देखने के बाद चॉय को ऐसा लगा कि सैम और किम किडनैपर हैं जिन्होंने माधो जुन को छुड़ाने के लिए ये सब जाल बिछाया था, और चॉनसिक जानबूझकर उन लोगों का साथ देने का नाटक कर रहा है ताकि मौका मिलने पर वो उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ सके। इस कहानी की वजह से चॉय ने चॉनसिक पर जरा सा भी शक नहीं किया और ऊपर से चॉनसिक को कॉल करके उसने उससे ये कहा कि तुम्हारे इस मिशन में हम भी तुम्हारे साथ हैं। एंड उसकी इस बात को सुनकर चॉनसिक को टेंशन होने लगी कि उसके इस मिशन के बारे में चॉय को किसने बता दिया। इधर मीहो सिने से बात करते हुए उससे कहती है कि तुम्हारे पति ने मेरे पति को गिरफ्तार किया था, इसी वजह से मैंने तुम दोनों को किडनैप किया है। इस बात पर सिने कहती है कि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है, मेरे पति मुझे बचाने जरूर आएंगे और वो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ चॉनसिक ने रास्ते में गाड़ी रोकी और माधो जुन से पूछने लगा कि उसकी गाड़ी में किसने टक्कर मारी थी। इस बात पर माधो जुन कहता है कि मुझे बहुत सारे लोग मारना चाहते हैं, इसी वजह से मुझे नहीं पता कि मुझे मारने के लिए किसने गाड़ी में टक्कर मारी थी। इस बात पर चॉनसिक ने उससे दूसरा सवाल पूछा। उसने उससे ये पूछा कि मेरी बेटी और मेरी वाइफ कहाँ हैं। इस बात पर माधो जुन उन्हें घुमा फिराकर जवाब दे रहा था। इसी वजह से सैम ने उसके गले में एक इलेक्ट्रिक पट्टा बांधा जो अक्सर कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें पहनाया जाता था। उस पट्टे को पहनाकर उन्होंने दोबारा यही सवाल पूछा, लेकिन इस बार भी माधो जुन उनका मजाक बना रहा था। बट इस बार सैम ने उस पट्टे के रिमोट का बटन दबा दिया, जिसकी वजह से माधो जुन को झटका लगने लगा और कुछ टाइम बाद वो बेहोश हो गया। दूसरी तरफ हान पुलिस स्टेशन में जाती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि चॉनसिक और माधो जुन दोनों एक साथ गायब हो गए हैं। उसने न्यूज के लिए वहाँ पर एक ऑफिसर से बात भी करने की कोशिश की, लेकिन उस ऑफिसर ने उसे वहाँ से भगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद मीहो चॉनसिक को दोबारा कॉल करती है और उसे इस बार एक नाबी नाम के AI प्रोग्राम को भी साथ में लाने को कहती है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इधर किम के पास एक आदमी आता है जो किम को ये बताता है कि उसे उस वैन के बारे में पता चल गया है जिस वैन में चॉनसिक माधो जुन को लेकर भागा था। दूसरी तरफ चॉनसिक माधो जुन के ऑफिस में जाता है जिसे पुलिस वालों ने सील कर रखा था, क्योंकि माधो जुन ने नाबी को उसी ऑफिस में कहीं पर छुपाया हुआ था। वहाँ फिलहाल 2 ऑफिसर थे जिनको चॉनसिक ने कुछ पैसे देकर वहाँ से बाहर भेज दिया, जिसके बाद वो माधो जुन के साथ खुद अंदर चला गया, जहाँ से माधो जुन अपना AI प्रोग्राम निकालता है, लेकिन उसे सैम और चॉनसिक ले लेते हैं क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि ये प्रोग्राम मीहो और माधो जुन के लिए बहुत जरूरी है और अगर वो इसे अपने पास रखते हैं तो वो कभी भी मीहो और माधो जुन को ब्लैकमेल कर सकते हैं। उस नाबी नाम के AI प्रोग्राम की कीमत थी पूरे 100 अरब की, जिसे सुनकर सैम और चॉनसिक हैरान हो गए। फिर उनके बाहर आते ही किम भी अपने कुछ लोगों के साथ उनका पीछा करने लगा एंड उसी दौरान चॉनसिक और माधो जुन उसे पहचान जाते हैं। माधो जुन उन्हें बताता है कि ये आदमी मेरा बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया था, जिसकी वजह से शायद ये मुझे मारना चाहता है। एंड इस वजह से फिर उन्होंने अपनी गाड़ी को एक दूसरी गली में मोड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद किम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर काफी देर तक किम से पीछा
पीछा छुड़ाने के बाद फाइनली सैम गाड़ी को घुमाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से उसकी गाड़ी सामने खड़ी एक दूसरी गाड़ी में टकरा जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर माधोजुन उस एआई प्रोग्राम को लेकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। चॉन्सिक और सैम उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद किम उसे ढूंढ लेता है, क्योंकि काफी टाइम से वो भी उसका पीछा कर रहा था। किम के हाथ में गन थी, जिसे देखकर माधोजुन ने उसे अपना एआई प्रोग्राम देकर उससे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन किम ने उसकी एक ना मानी। उसने माधोजुन को शूट कर दिया, जिसकी वजह से माधोजुन वहां से गिरते हुए सीधा एक पेड़ पर लटक गया। उसे मारने के बाद किम ने उस एआई प्रोग्राम को बिना लिए ही वहां से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि माधोजुन के मरने के बाद पूरे शहर पर अब उसका ही कब्जा होगा। उसके वहां से जाते ही वहां पर सैम और चॉन्सिक पहुंच जाते हैं, जिनको वो प्रोग्राम मिल जाता है। साथ ही उन्होंने माधोजुन को भी देखा, जो नीचे पेड़ से लटका हुआ था। फिर एक रस्सी की मदद से सैम नीचे जाता है और माधोजुन को चेक करता है, तो उसे ये पता चलता है कि वो अभी फिलहाल जिंदा है, लेकिन गोली लगने की वजह से वो बेहोश हो गया है। जिसके बाद चॉन्सिक की मदद से सैम माधोजुन को ऊपर ले जाता है। इधर किम अपने आदमियों के साथ खुशी खुशी जा रहा था, तभी उसमें से एक आदमी किम को ये बताता है कि जिस प्रोग्राम को वो नॉर्मल गैजेट समझकर छोड़ आया है, असल में उसकी कीमत पूरे 100 अरब की है। एंड ये सुनते ही किम के पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर सैम कहता है कि हमें माधोजुन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना ये मर जाएगा, और अगर ये मर गया तो सिने और ओंजो की जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन बिना हॉस्पिटल जाए ही चॉन्सिक सैम से ये कहता है कि तुम ही इसका इलाज कर दो, क्योंकि तुम भी तो एक डॉक्टर हो। लेकिन सैम इंसानों का नहीं बल्कि कुत्तों का डॉक्टर था, लेकिन उसके बावजूद उसने माधोजुन को ऑपरेशन करके उसकी गोली निकाली। इस बीच उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि उसे खून की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से चॉन्सिक को ही उसे अपना खून देना पड़ा, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप माधोजुन से मैच हो रहा था। इधर किम अपने आदमियों के साथ जब दोबारा उसी लोकेशन पर पहुंचा, तो वहां पर उसे ना तो नाभी मिला और ना ही माधोजुन मिला, और इस चीज से उसे पता चल गया कि माधोजुन अभी भी जिंदा है। फिर दोबारा से हम चॉन्सिक को देखते हैं, जिसने सैम की काबिलियत देखकर उससे ये पूछा कि तुम्हारी मुलाकात सिने से पहली बार कब हुई थी। इस बात पर सैम कहता है कि क्लिनिक का मेरा पहला दिन था और वो मेरी पहली कस्टमर थी, जो अपने एक कुत्ते का इलाज करवाने के लिए आई थी, जिसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। इसी तरह हम मिले थे। एंड उसी दौरान माधोजुन भी उड़ जाता है, जो उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। फिर चॉन्सिक उससे भी पूछता है कि तुम जैसे नशेड़ी इंसान को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। फिर माधोजुन भी उन्हें अपनी लव स्टोरी के बारे में बताता है। दरअसल मीहो एक IT कंपनी में काम करती थी, जहां उसने पहली बार माधोजुन को देखा था। उस दिन माधोजुन कंपनी में कुछ लोगों से गुस्से में लड़ रहा था, और उसका एटीट्यूड देखकर मीहो उस पर फिदा हो गई थी। फिर उसने जब माधोजुन से बात करी, तो उसने मीहो से ये कहा कि अगर हम दोनों एक साथ मिलकर ड्रग्स बेचते हैं तो हम दोनों बहुत आगे जाएंगे। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर मीहो हंस रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आई, जिन्होंने माधोजुन को पकड़ लिया। फिर पूरे 2 साल बाद जब माधोजुन जेल से बाहर आया, तो उसने मीहो को देखा, जो एक शानदार गाड़ी के साथ जेल के बाहर उसका वेट कर रही थी। उसने माधोजुन से कहा कि अगर वो चोरी करना छोड़ देता है तो वो उसके साथ मिलकर बिजनेस करेगी। इधर मीहो और सीने के बीच में भी इसी बारे में बातचीत चल रही थी, जिसकी वजह से ये दोनों ही एक दूसरे के दोस्त बन गए। फिर उसी शाम माधोजुन चॉन्सिक और सैम को अपने साथ लेकर अपने घर जाता है, तो वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि किसी ने पहले से ही मीहो को भी किडनैप कर लिया है। घर के अंदर जाने के बाद उन्हें एक गुड्डा लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर एक मोबाइल रखा हुआ था। उसी दौरान उस पर कॉल आता है, और चॉन्सिक ने जब कॉल उठाया तो सामने कोई और नहीं बल्कि किम था। किम ने उन लोगों को धमकी देते हुए उन लोगों से ये कहा कि अगले 1 घंटे में अगर मुझे वो एआई प्रोग्राम नहीं मिला तो मैं तुम्हारी वाइफ को जान से मार दूंगा। इधर हान चॉन्सिक के बारे में पता लगाने के लिए उसके कैबिन में जाती है, तो वहाँ पर उसे वही घड़ी मिलती है जिस घड़ी को चॉन्सिक ओंजो को देने के लिए गया था। दूसरी तरफ हम चॉन्सिक को देखते हैं, जो सैम को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर जान का खतरा था, और अगर गलती से सैम को कुछ हो जाता तो सिने पूरी लाइफ उसे माफ नहीं करती। इसी वजह से वो सैम को अपने साथ ले जाने को रेडी नहीं था। बट इस बार भी सैम उसके साथ जाने के लिए जिद कर रहा था, जिसकी वजह से चॉन्सिक ने उसे धोखे से एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद उसने चॉय को कॉल करा और उसको सारी बातें बताकर उससे 3 घंटे का समय मांगा। साथ में ये भी कहा कि 3 घंटे के अंदर में उसे उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती है तो चॉय पूरी पुलिस फोर्स के साथ किम को गिरफ्तार करने के लिए आ जाए। इधर सिने मीहो से ओंजो को बचाने के लिए मदद मांगती है, एंड मीहो भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। फिर मीहो ने किम के एक आदमी को बुलाया और उससे वॉशरूम जाने के बहाने से बाहर जाने को कहने लगी। एंड उसी दौरान सिने उस आदमी को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, और उसके नीचे गिरते ही मीहो भी उस पर चढ़ जाती है, और इसी चीज का फायदा उठाकर ओंजो भी वहाँ से बाहर भाग जाती है। बाहर उसे हान मिली, जो उससे बताती है कि वो उसके फादर की दोस्त है, जो उसे ही बचाने यहाँ पर आई है। ये बताने के बाद उसने ओंजो को एक छोटी सी बोट में छुपा दिया,
एंड फिर उसी दौरान ओंजो को ढूंढता हुआ वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है जिसने हान को भी पकड़ लिया। दूसरी तरफ सैम को जब होश आया तो उसने देखा कि ओंजो की घड़ी ऑन हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इजीली उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। फिर उसने जैसे ही लोकेशन देखी तो वो थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि किम ने उन्हें जहाँ पर बुलाया था वो दूसरी लोकेशन थी जहाँ फिलहाल मादोजुन और चॉनसिक गए हुए थे। दरअसल वो एक किम का ट्रैप था। फिर सैम भी जल्दी से उनके पास जाता है और उनको ये बताता है कि किम ने तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि ओंजो की लोकेशन कहीं और की दिखा रही है। फिर वो तीनों एक साथ मिलकर उस लोकेशन को फॉलो करते हुए एक वेयर हाउस में जाते हैं जहाँ पर अपने बहुत सारे आदमियों के साथ किम मिलता है क्योंकि उसने पहले से ही ओंजो की घड़ी निकाल ली थी और जानबूझकर उन्हें यहाँ पर बुलाया था। यहाँ आने के बाद वो तीनों पूरी तरह फंस गए क्योंकि किम ने अपने सभी लोगों के साथ मिलकर उन तीनों को पकड़ लिया। किम ने सैम और चॉनसिक को एक गोडाउन में बंद किया हुआ था और वहीं मादोजुन को उसकी वाइफ के बगल में बांधा हुआ था। फिर किम चॉनसिक के पास आता है और उसको ये बताता है कि जेल में बंद होने के बाद उसने हर दिन सिर्फ उसे ही मारने का प्लान बनाया था और फाइनली आज उसका सपना पूरा होने वाला है। इतना बताकर उसने उन दोनों के चेहरे को पन्नी से ढका और फिर उस कमरे की एसी को हाइपर करके वहां से चला गया। उसके जाते ही चॉनसिक ने अपना दिमाग लगाया। उसने सबसे पहले अपने जूते उतारे और फिर अपने पैर को उसने सैम के मुंह में डाला और इस तरह करके फिर उसने अपनी जुराबें निकाली, जिसके बाद उसने अपने पैरों के अंगूठे से सैम के मुंह के पास से उसकी पन्नी फाड़ी ताकि वो सांस ले सके और बिल्कुल सेम इसी तरह उसने सैम की मदद से अपने साथ भी किया। जिसके बाद सैम ने अपनी पूरी जी जान लगाकर स्टोरेज के रैक को गिराया जिसकी वजह से वो चॉनसिक के पास आ गया एंड फिर उसने अपने दांतों से चॉनसिक के हाथों की रस्सी खोलकर उसे आजाद किया। साथ ही चॉनसिक ने भी उसकी रस्सी खोली, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उस कमरे से बाहर जाने के लिए उस कमरे का गेट खोलने लगे, लेकिन वो गेट बहुत मजबूत था। इसी वजह से उन्होंने एक रॉड ली और फिर उसकी मदद से उन्होंने गेट खोलने की बहुत कोशिश की। इधर फाइनली किम को वो एआई प्रोग्राम मिल गया था जिसको उसने गन की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि किम को वो चलाना नहीं आता था और उसने ये सोचा था कि इन लोगों के मरने के बाद वो बिना किसी एआई के ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। जिसके बाद किम ने मीहो को मारने की कोशिश की क्योंकि मीहो की वजह से ही मादोजुन का बिजनेस आगे बढ़ा था और इसीलिए मीहो का मरना बहुत जरूरी था। लेकिन किम उसे मारता उससे पहले ही मादोजुन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो खुद ही गुस्से में अपनी रस्सी तोड़ देता है, जिसके बाद उसने किम को मारकर साइड करा और फिर जल्दी से मीहो की रस्सी खोली। उसी दौरान वहाँ सैम और चॉनसिक भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये लोग एक साथ मिलकर किम और उसके लोगों को मारने लगे। इधर मीहो ने सीने और हान को भी खोल दिया था और फिर वो लोग भी एक साथ मिलकर किम के आदमियों को मारने लगे। फिर काफी देर तक लगातार फाइट करने के बाद फाइनली किम के सभी लोग तो मारे गए, लेकिन किम अभी भी जिंदा था, जिसे चॉनसिक मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने किम को मारने की बजाय उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर मीहो और मादोजुन मौका मिलते ही उस छोटी बोट को लेकर वहाँ से भाग गए। उन्हें नहीं पता था कि इस बोट में हान ने ओंजो को छुपाया हुआ है। फिर जब तक ये बात चॉनसिक और सैम को पता चली तब तक मादोजुन काफी दूर तक जा चुका था। जिसके बाद सैम ने अपना दिमाग लगाया। वहीं बगल में एक बहुत ऊंचा टावर था जिस पर वो दोनों चढ़े और फिर वहां से एक पैरासूट लेकर नीचे कूद गए एंड फिर उस पैरासूट की मदद से वो दोनों जल्दी से उस बोट पर गए और फिर ओंजो को बचाया। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम ओंजो को देखते हैं जो अपने स्कूल में अपनी फैमिली के लिए स्पीच दे रही थी। वहीं बगल में चॉनसिक अकेला खड़ा था। तभी उसके पास हान आती है। उसने चॉनसिक से बात करते हुए उसका पूरी जिंदगी साथ देने का वादा किया और वहीं बगल में सैम भी सीने के साथ बैठा हुआ था जो ओंजो की स्पीच सुन रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।